तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने डिफ्रैक्शन में ये पढ़ा था, अच्छा इंटरफेरेंस में हमने ये पढ़ा था कि जब एन लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनती है। हमने पढ़ा था 2n-1 लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है तो डार्क फ्रिंज बनती है। ये पढ़ा था इंटरफेरेंस में। बट डिफ्रैक्शन में जाकर के कुछ उल्टा हो गया, एन लैम्डा पे डार्क फ्रिंज बनने लग गई और 2n+1 लैम्डा बाई 2 पर ब्राइट फ्रिंज बनने लगी। तो ये चमत्कार क्या हुआ? तो इस चीज को समझाने के लिए लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, उसमें से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड और सही जा रहा है वो मैंने आपको सिखाया। हमने ये सिखाया कि जीरो ब्राइट तो आपको पता लग गई कि ये जो स्लिट है इसके हर एक पार्ट से जाने वाली जो वेवलेट्स है उनके बीच का पार्ट डिफरेंस जीरो होता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है और आपके पास ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। फर्स्ट डार्क को समझने के लिए हमने इस पूरे के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा माना, फिर इसको हाफ में बांटा और दो सिमेट्रिकल सोर्स मान करके उनके बीच में पाथ डिफरेंस निकाला और यहां से वैल्यू निकाल करके इसमें रखी, तो हमें यह पता लग गया कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का था, इसलिए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ और यहां पे डार्क फ्रिंज बनी है। तो इस तरह से इस वाले पार्टिकल के लिए यानी कि इस वाली सोर्स के लिए यहां के लिए यहां, तो ऊपर आने वाले हाफ पार्ट में आने वाले जितने भी लाइट सोर्सेज होंगे उनके लिए यहां पर ऐसे लाइट सोर्सेज होंगे जो कि लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस की वेव भेज रहे होंगे, इसलिए वहां पर आपके पास डार्क फ्रिंज बना है। अब बात करते हैं फर्स्ट ब्राइट, लिखिए फॉर द फर्स्ट ब्राइट, इसको भी हम उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट डार्क को एक्सप्लेन करा है। लिखिए इसको, फॉर दिस we will divide the slit into 3 parts. अब देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, सपोज करो ये स्लिट है, ये आपके पास स्क्रीन है, यहां पे कोई भी पी मान लेता हूं। पहले मैं यहां से जाने वाली वेव और यहां से जाने वाली वेव के लिए पाथ डिफरेंस निकालता हूं। यह बात हमने पहले भी कर रखी है कि जब स्लिट पूरी होती है तो किसी भी पॉइंट पे जो लाइट रे जाती है इसके बीच का पाथ डिफरेंस जो होता है वो यहां से परपेंडिकुलर डाला जाता है और ये आता है पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा। थीटा बहुत छोटा है इसलिए ए थीटा, और ये होता है पूरा स्लिट विड्थ ए, ठीक है होता है। अब फिर पाथ डिफरेंस जो आप रखना चाहो रख दो। तो हम मानते हैं फॉर स्लिट का नाम दे देता हूं मैं, नोट्स के हिसाब से इसका नाम देता हूं mn, फॉर स्लिट mn पाथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा दैट इज ए साइन थीटा। हाँ, ब्राइट फ्रिंज पहले इस पूरे के लिए निकालूंगा फिर इसको 3 पार्ट में बांटूंगा। डार्क के लिए भी हमने ये करा था, इस पूरे के लिए निकाला था एन लैम्डा। तो मैं आपको देखो बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से कि पहले हम पूरी स्लिट के लिए वो पाथ डिफरेंस रखेंगे जो कि एक्चुअल में हमने लिया है, एन लैम्डा लिया है या 2n+1 लैम्डा बाई 2 लिया है। फिर इस स्लिट को हम पार्ट्स में बांटेंगे, फिर उसमें दो सिमेट्रिकल सोर्स निकाल करके पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो जो पहले पाथ डिफरेंस निकाला है उसमें से थीटा की वैल्यू इस वाले थीटा में रखेंगे और कोई काम हमारा नहीं है, ठीक है। तो ए थीटा और कितना रखते हैं फर्स्ट ब्राइट के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 आता है ना, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए इनकी वैल्यू क्या रख दोगे 1, तो 2 और 1 3, तो 3/2 लैम्डा फॉर फर्स्ट ब्राइट। बोलो यहां कोई दिक्कत है तो अभी बोल दो। अगेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ए थीटा इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा, तो थीटा इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा बाई ए, ये वैल्यू निकाल दी हमने। अब क्या करूंगा, इस स्लिट को पहले इधर देखिए 3 पार्ट में बांटेंगे सिमेट्रिकल, 1
क्योंकि सर उसको हमने 2 में बांटा था, वो 2 में बट के ही हम एक्सपेंड कर पा रहे थे, इसमें हम 3 में बांट करके एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 3 इक्वल पार्ट है, तो ये पूरा क्या हो गया, a/3 a/3 a/3। अब मैं यहां पे 2 सिमेट्रिकल सोर्स रख देता हूं और इनका नाम देता हूं m1 और m2। तो ये कितना हो गया, a/6, ये कितना हो जाएगा, a/6, पूरा मिला के कितना हो जाएगा, a/3। तो अब मैं यहां से जो लाइट रे जाएगी यहां और यहां से जो लाइट रे जाएगी, इसके बीच में पाथ डिफरेंस निकाल देता हूं यहां पर, और ये भी क्या आएगा, a/3 sin थीटा। क्लियर है, फॉर m1 एंड m2। ए, ये ए इधर आ गया ना यार, पाथ डिफरेंस, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखिए, क्या समझ में आया कि ये जो 2 रे हैं ये भी आपस में कौन सा इंटरफेरेंस कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिव। समझ रहे हो भाई साहब, ये 3 पार्ट करे आपने। इस वाले के लिए यहां एक सोर्स है जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, डार्क फ्रिंज बना रहा है, तो इस वाले के लिए यहां एक सोर्स होगा, इस वाले के लिए यहां, यानी कि इस वाले पार्ट में जितने भी सेकेंडरी सोर्सेस होंगे यहां पर एक ना एक पेयरिंग सोर्स होगा जो λ/2 का पार्ट डिफरेंस दे रहा होगा, यानी कि इसने इसके इंपैक्ट को खत्म कर दिया। लेकिन क्या बच गया, a/3। सिर्फ a/3 पार्ट से जो लाइट रे पी पॉइंट पे जा रही हैं वही उसको ब्राइट बना रही हैं। अब बताइए जो सेंटर पे ब्राइट था उसमें कितनी लाइट रे जा रही थी, 100 की 100 जा रही थी, और ये इसको क्या बना रही थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके ब्राइट फ्रिंज बना रही थी। अब कितनी जा रही है, सिर्फ 1/3, 100/3, 33.33 लाइट रे जाकर के ब्राइट बना रही है। तो ये ब्राइट उतना ही ब्राइट होगा या इससे कम होगा, इसीलिए ब्राइटनेस कम हो रही है। ओनली 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट कॉन्ट्रीब्यूट द ब्राइटनेस, दैट इज वाई ब्राइटनेस डिक्रीजेस। हमने लिखाया भी था कि डिफ्रैक्शन में जो ब्राइटनेस होती है, इंटेंसिटी जो होती है फ्रिंजेस की, वो धीरे 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 कम होती जाती है, और ये उसे उसको एक्सप्लेन कर रहा है। मींस, अब इसको लिख लीजिए आप, मींस 2/3 पार्ट, इसका 2/3 पार्ट, यानी कि ये means 2/3 part of slit shows 2/3 part of slit shows destructive interference, and only 1/3 part, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला, ये तो कट गया पूरा, only 1/3 part contributes, only 1/3 part contributes to the intensity of first bright, therefore its intensity will be weaker या less than the zero bright. Change the paragraph. अब समझिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए आपने इसको 3 पार्ट में बांटा और इसका 2/3 खत्म हो गया, 1/3 बचा जो कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन अगर मैं सेकंड ब्राइट कहता तो ये 5th पार्ट में बढ़ता, ठीक है, और इसका 1/5 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता,
4/5 पार्ट जो है इसका कैंसिल हो चुका होता। इसी तरह से थर्ड ब्राइट के लिए इसका 7th पार्ट में इसको बांटता और 1/7 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता, यानी कि इंटेंसिटी 1/3 हो गई, फिर 1/5 हो गई, और फिर 1/7 और फिर 1/9। इस तरह से कॉन्सिक्यूटिव ब्राइटनेस, सबसे ज्यादा कौन ब्राइट होगा? 0 ब्राइट, उसके बाद कम ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ऐसे करके ब्राइटनेस कम होती जाती है। क्लियर? लिखिए इस बात को। कैन द पैराग्राफ सिमिलरली फॉर द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, similarly for the second, third and fourth bright fringes, only 1/5, 1/7 and 1/9 part of slit contribute, and intensity of fringes decreases consequently. लिखिए इंटेंसिटी कर्व फॉर डिफ्रैक्शन। अब आइए, अगर आप कहते हो कि यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है तो इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब इसके बाद वाले की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर इसके बाद वाले की और कम, और उसके बाद वाले की और कम। इस तरह से कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कम होती जाती है। सिमिलरली यहां भी तो फर्स्ट ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? 2n + 1 λ/2। n की वैल्यू रखिए 0, तो कितना आ जाएगा? λ/2। फिर यहां पर आ गया आपके पास फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट के लिए n की वैल्यू कितनी रखोगे? 1 रखते ही कितना हो जाएगा? 3/2 λ। फिर हो जाएगा 5/2 λ, 7/2 λ। सिमिलरली यहां भी 5/2 λ, 7/2 λ। और डार्क फ्रिंज के लिए फर्स्ट डार्क है तो लैम्डा, सेकंड डार्क है तो 2 लैम्डा, थर्ड डार्क है तो 3 लैम्डा। लिख लीजिए। बट सुनो, अगर फेज डिफरेंस के लिए पूछ ले तो आप ये याद रखना, फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो λ/2 की वैल्यू यहां रखना और यहां पे आ जाएगा पाई। ठीक है, यहां हो जाएगा 3π, यहां हो जाएगा 5π, यहां हो जाएगा 7π। तो जो आपसे पूछा है उस हिसाब से कर देना। लिख लीजिए। है क्या? हाँ, फर्स्ट ब्राइट अगर 0 पे बन रहा है तो 0 से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है। चलिए आइए, डिफ्रैक्शन के लिए अगर आप ब्राइट फ्रिंज की बातें करते हो या डार्क फ्रिंज की बात करते हो तो y की वैल्यू क्या आई थी? डेल्टा लैम्डा कैपिटल D बाई A। ये था y क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसकी डिस्टेंस? फ्रिंज की डिस्टेंस। वहां पे था, वहां पे भी यही था, डेल्टा लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d था। क्लियर? अब डेल्टा लैम्डा हम रखते थे वहां पर ब्राइट फ्रिंज के लिए रख देते हैं n लैम्डा, और यहां रख देते थे 2n - 1 λ/2 डार्क के लिए। बट यहां पे ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना रखते हो आप? 2n + 1 λ/2 कैपिटल D बाई A हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? क्लियर? यहां पर n की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे क्योंकि 0 ब्राइट बनता है। यहां पर फर्स्ट डार्क से शुरू होता है तो n की वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? चलिए
अब बात करते हैं कि फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस कितनी है। तो n की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट 1 रखो, 3/2 लैम्डा कैपिटल D बाई ए, इसको आप क्या बोलते थे फ्रिंज विड्थ 1.5 बीटा। इसी तरह से सेकंड ब्राइट के लिए n की वैल्यू क्या रख दोगे 2 रखिए, 5/2 लैम्डा कैपिटल D बाई ए, यानी कि 2.5 बीटा। वहां पर क्या था फर्स्ट ब्राइट बीटा पे, सेकंड ब्राइट 2 बीटा पे, ठीक है। इसी तरह से थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस क्या होगी 3.5 बीटा। डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट क्या आएगा 5.5 बीटा। आइए ओके, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम द सेंटर n की वैल्यू 1 आ गया, तो लैम्डा कैपिटल D बाई ए यानी कि बीटा। डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क 2 लैम्डा कैपिटल D बाई ए 2 बीटा। डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क 3 बीटा। फोर्थ डार्क 4 बीटा। लिखिए इसको, आइए इसको थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट करते हैं हम। सपोज करो ये स्क्रीन है, ये सेंटर है, तो ये बन गया मेरे पास 0 ब्राइट। इसके बाद बन गया मेरे पास 0 ब्राइट है तो फिर क्या 2 बीटा ले, अब बात कर रहे हैं ना, वो वही तो समझाना है। ये है आपके पास फर्स्ट डार्क, फिर आपके पास ब्राइट है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। उसी देखते हैं क्या बोलता है ये, उस हिसाब से करते हैं। यहां से 0 ब्राइट से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कितनी है बीटा, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है बीटा। तो नीचे भी क्या होगी ये डिस्टेंस बीटा, यानी कि 0 ब्राइट कितना बड़ा आ गया 2 बीटा आ गया। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क। सेकंड डार्क की डिस्टेंस यहां से कितनी है 2 बीटा। तो ये है बीटा, इतना बीटा, इतना 2 बीटा, तो ये कितना हो गया बीटा। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई बीटा। क्लियर। अब अगर मैं अगला भी एक बार और ट्राई कर दूं इस वाले के लिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये क्या हो गया आपके पास सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है 2.5 बीटा। कहां गलत आ गई फर्स्ट 11.5 बीटा है, डिस्टेंस ना सेंटर से, समझा नहीं। ये क्या आई 1.5 बीटा क्या आई सेंटर से डिस्टेंस। फर्स्ट ब्राइट यहां से कितना दूर है देखना, खुद ही देख ले। ये बीटा है, ये बीटा है, इसका आधा क्या होगा 1.5 बीटा। सेकंड ब्राइट कितना है सेंटर से 2.5 बीटा। फर्स्ट ब्राइट कितना है 1.5 बीटा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया बीटा, यानी कि सेकंड डार्क की भी फ्रिंज विड्थ कितनी है बीटा। डार्क की फ्रिंज विड्थ बीटा, ब्राइट की फ्रिंज विड्थ बीटा, बट 0 ब्राइट की फ्रिंज विड्थ 2 बीटा। ये मैंने यहां पे दिखा दिया आपको, ठीक है। तो बना लीजिए इसको भी। तो इसका रिजल्ट हो गया फ्रिंज विड्थ
जीरो ब्राइट, टू बीटा, अदर फ्रिंजेस बीटा। चलिए आइए इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं। लिखिए एंगुलर विड्थ, वही चीज है, सब कुछ वही। अब एंगुलर विड्थ जीरो ब्राइट की निकालते हैं। जीरो ब्राइट आपको पता है कितना बड़ा होता है, टू बीटा। और अगर इसको आप थीटा डैश, इसको थीटा डैश यानी कि टू थीटा की बात करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, टी। तो टेन टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टू थीटा डैश। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब दोनों का मिला दोगे तो ये आएगा टू बीटा अपॉन डी। टू बीटा, बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। डी से डी कट गया, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा टू लैम्डा बाई ए। तो ये हो गया आपके पास सेंट्रल ब्राइट। अब या देखो सिंबल अपने हिसाब से देख लेना है ना। मैं इसको अगर थीटा करा दूं तो इसको टू थीटा करने में ज्यादा समझदारी है, ठीक है। फॉर अदर फ्रिंजेस, चाहे वो कोई भी हो। अब बाकी की जो फ्रिंजेस होंगी उनकी फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, कोई भी ले लो, बीटा ही होती है। तो इनके लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा बीटा बाय डी। बीटा क्या होगा, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई ए डी। तो थीटा हो जाएगा लैम्डा बाई ए। सर ये जो फर्स्ट डार्क होगा इस वाले में डायग्राम में, ये जीरो ब्राइट के सेंटर से फर्स्ट ब्राइट के सेंटर तक होगा ना, फिर तो 1.5 बीटा हो जाएगी इसकी फ्रिंज विड्थ। क्या लगाया तूने दिमाग देखे तो भाई, ये बीटा है। जीरो डार्क से फर्स्ट डार्क के बीच की डिस्टेंस, एक सेकेंड रुक जाओ। समझा नहीं? ये डार्क फ्रिंज कहां से स्टार्ट हुई मानता है, इतनी मानेगा ना, यहां तक, यहां से। तो ये क्या है, फर्स्ट डार्क, ये क्या है, जीरो फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 बीटा। तो 1.5 बीटा आई ना फिर तो इसकी फ्रिंज विड्थ फर्स्ट डार्क की, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह सकते हो आप इसको, फर्स्ट डार्क। राइट सर यही है। फर्स्ट डार्क 1.5 बीटा लॉजिकली, बाकी मैं इसको एक बार कंफर्म कर दूंगा, है ना।
क्लियर? चलिए साहब, आइए, तो आप क्या करना है, एक पन्ने पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों लिखकर देखना। समझ रहे हो? दोनों का ये इंटेंसिटी कर्व कैसा बनता है, कौन कितनी दूर बनता है, वो सारा थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको। प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साला बड़ी जल्दी टाइम। प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन by Huygens principle, by Huygens principle, ब्रैकेट में लिखना वेव थ्योरी। हमने बात करी थी कि न्यूटन और कोपर्निकस मॉडल जो था उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी करी थी और बोला था ये पार्टिकल नेचर होता है ना? हमने लिखा भी था कि रिफ्लेक्शन अपने आप में लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है। जब हाइगन्स ने अपना प्रिंसिपल दिया तो क्या वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर पाया वेव थ्योरी से, वेव कॉन्सेप्ट से? भाई लाइट को पार्टिकल मान करके तो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। क्या वेव थ्योरी यानी कि वेव फ्रंट की बातें करके आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर सकते हैं? ये देखना है। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने का मतलब क्या होता है? आप रिफ्लेक्शन के लॉज प्रूफ कर दीजिए तो रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। आप रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना चाहते हैं तो रिफ्रैक्शन के लॉज प्रूफ कर दीजिए। तो पहला लिखिए रिफ्लेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। थोड़ा सा ध्यान से इसका डायग्राम बनाना, ठीक है? अलग अलग पेन पेंसिल लेकर के। सपोज कीजिए ये कोई लाइट, ये कोई सरफेस है, ठीक है? और यहां पे मान लेता हूं ये सरफेस का नाम है ओके, हाँ, सरफेस का कोई नाम नहीं है। ये कोई लाइट रे इस पे गिर रही है, ओके। जब मैंने आपको वेव फ्रंट पढ़ाया था और रे पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रेज, है ना? तो अगर ये रेज है और यहां पर मैं कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट खींचना चाहता हूं, कब? जब ये इससे टकरा रही है, ठीक है? तो मैं यहां से ये रे है तो यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना चालू करूंगा और यहां तक आ गया तो ये ए बी क्या हो गया? पैरेलल लाइट रे है तो वेव फ्रंट कैसा आएगा? प्लेन। और ये रहा ए बी वेव फ्रंट, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। इधर से ये वेव फ्रंट आ रहा है इस तरह से, ये, और ये यहां पे टकरा गया ऐसे करके, ऐसे। क्लियर? ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। समझिए, ये वेव फ्रंट आ रहा है यहां से यहां तक, ये इतना बड़ा वेव फ्रंट है, मेरी उंगलियों से लेकर के मेरी कलाई के नीचे तक ये वेव फ्रंट आ रहा है। तो मेरी कलाई तो पहुंच गई बी पे, तिरछा रहा ना, और ये अभी रास्ते में ही है। लाइट की स्पीड दोनों की बराबर है, तो क्या ये वेव फ्रंट यहां पे रुकेगा? नहीं। यहां पे जो सोर्स होगा वो इसको एब्जॉर्ब करके अपनी वेवलेट बनाने लग जाएगा, तो ये वाला वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखना, ये भी यहां है, ये वाला वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो गया और ये वाला वेव फ्रंट नीचे आएगा ऐसे करके, ऐसे ये आएगा इधर और ये होगा रिफ्लेक्ट, यानी कि ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है इस तरह से, तो जब ये ए वाला यहां पे पहुंचा है तो बी वाला कहां पहुंच गया होगा? मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, भाई डायग्राम ढंग के नहीं बना साला। सर वेव फ्रंट का कोई भी बात स्क्रीन को मतलब टच करेगा तो वो करेगा ही, मतलब वो ट्रांसफर कर देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसको क्या पता है, लाइट आई उसने रिफ्लेक्ट कर दी, खत्म।
और यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया आपके पास ए डैश बी डैश। देखिए ये देखिए ये वेव फ्रंट है, ये इसका ए पार्ट ये बी पार्ट, ये ऐसा आ रहा है। ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो वेव फ्रंट ऐसा आ रहा है। ये देखिए टकराया यहां पे देखिए, और ये भी रास्ते में, तो अब ये रिफ्लेक्ट होगा और ये वाला ऐसे करके नीचे आएगा, ये रिफ्लेक्ट होता जाएगा ऐसे आ जाएगा। तो जितनी देर में ए डैश पे पहुंचा होगा उतनी देर में बी डैश पे पहुंच गया। यह है आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, यह है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे भी मैं नॉर्मल खींच देता हूं। ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके लिए ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड का आर हो गया। अब देखिए सुनना ध्यान से, रे और ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा, तो अगर ये आई है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आई। अब देखना ये और ये 90 डिग्री होगा, तो अगर ये एंगल आई 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना होगा आई। सिमिलरली ये वाला एंगल भी आर आ जाएगा। कैसे? ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट और रे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। 90 में से ये आर हो गया, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस आर, जिस तरह से ये एंगल 90 माइनस आई आया था। क्लियर? अब सॉरी, नॉर्मल और ये 90 डिग्री पे होगा, जिसमें से इतना 90 माइनस आर आ गया, तो बाकी का बचा हुआ आर आ जाएगा। ये हमारी बड़ी चीज है। बनाइए एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखना, साइड बी ए डैश कॉमन है दोनों में, एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश, दैट इज 90 डिग्री। आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके। अब ये बताइए कि जब हमने यहां से शुरू करा था तो ये वाला यहां था, जितनी देर में ये वाला वेव फ्रंट यहां पर आया होगा उतनी देर में ये कहां चला गया यहां पर। यानी कि इफ स्पीड ऑफ लाइट इज c and light takes t time to cover a to a dash, in the same time it travel from b to b dash इसका मतलब है
ए डैश इज इक्वल टू बी डैश। अब स्पीड आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है c, टाइम कितना है, डिस्टेंस कितनी है ए डैश, तो ए डैश कितना आ गया c इंटू टी। सिमिलरली b से b डैश के लिए निकालिए, स्पीड वही c, टाइम वही t, तो सेम स्पीड से सेम टाइम में चलेगा तो आ ही गया। तो ये आपके पास साइड एंगल साइड, ये भी आपके पास प्रूफ हो गया इन दोनों ट्राइंगल के लिए। यानी कि दोनों ट्राइंगल कैसा है, साइड एंगल साइड, SAS क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यानी कि एंगल BAA डैश इज इक्वल टू का साइन लगेगा सिमिलरिटी में। अच्छा वो वाला, ये वाला, ये ले भाई, B डैश A डैश, ठीक है। इसका मतलब सुनना, इस ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला एंगल बराबर है, तो I और R भी बराबर होंगे। हेंस एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्या प्रूफ हो गया, ये तो मुझे ए डैश निकाल, लाइट की स्पीड c है और t टाइम में गया तो ct तो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस बराबर थोड़ी होगा बी से बी डैश, हाँ b से b डैश किस स्पीड से गया है, सी से कितने टाइम में गया है, टी। तो डिस्टेंस, सर वो फिर माना ना आपने, फिर टी टाइम में गया बराबर। हाँ नहीं तो भाई टी टाइम माना नहीं है, टी टाइम ही लगेगा, मैं अभी तुमने देखा ही नहीं, ये यहां था, ये यहां था, जितने टाइम में ये यहां आया उतने टाइम में ये कहां गया, यही तो गया, यही तो वेवफ्रंट है, यहीं से तो परपेंडिकुलर डाला हमने, ठीक है। तो ये हो गया I इज इक्वल टू R, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में कितने लॉ होते हैं, दो, पहला लॉ प्रूफ हो गया, दूसरा स्टेटमेंट लिख देना, वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। लिख लो, इन द डायग्राम वी कैन सी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, hence proved।